दोस्तों, शार्क टैंक सीजन 2 खत्म हो चुका है और ये सीजन देखने के बाद सबका रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। मजा नहीं आ रहा है। मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इस मामले में मैं भी आपके साथ हूं। कोई सीजन 2 को एकता कपूर का सास बहू शो कह रहा था और किसी ने तो इंडियन आइडल से ही कंपेयर कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि सीजन 2 में वो बात बिल्कुल नहीं थी। सीजन 1 में शार्क्स ने 67 स्टार्टअप्स में 42 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। वहीं सीजन 2 में शार्क्स ने 81.16 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो सीजन 1 से जो कि ऑलमोस्ट दुगनी इन्वेस्टमेंट हुई है। इसमें कोई सरप्राइज की बात है ही नहीं क्योंकि सीजन 2 ऑलमोस्ट 2 महीने से ज्यादा चला। लेकिन इसके बावजूद सीजन 2 के रेटिंग्स अच्छे नहीं थे। टीआरपी रिपोर्ट्स के मुताबिक शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 टॉप 5 शोज की लिस्ट में कहीं था ही नहीं टीआरपी के मामले में। गजल अलग या होस्ट रणविजय का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अश्नीर की कमी डेफिनेटली महसूस हो रही थी। चलिए, ये तो फिर भी ऊपर से बात हो गई, लेकिन आखिरकार सीजन 1 में ऐसा क्या था कि वो चला, सीजन 2 नहीं चला? और मुझे डेफिनेटली पता है कि आप सिर्फ एक ही जवाब दोगे, अश्नीर ग्रोवर नहीं थे, जो सच भी है। लेकिन इसके अलावा भी और कई सारे कारण है और इस वीडियो में हम सीजन 2 के दोनों साइड्स की बात करेंगे। कुछ अच्छे चेंजेस भी हुए थे और बहुत सारे बुरे चेंजेस भी हुए थे। उन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आप सभी का स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों, पहले कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं क्योंकि बाद में तो बहुत सारी बुराई ही करनी है। और इस सीजन में ढेर सारे लोगों ने यही किया है भाई, लेकिन शो में अच्छे पॉइंट्स कम ही हैं, इसलिए चलिए पहले कम वाला काम निपटा लेते हैं। देखिए, नंबर 1, पहला रिप्रेजेंटेशन। पिछले सीजन में कुछ लोगों की शिकायत थी कि जिन 198 बिजनेसेस को पिच करने का मौका मिला था, उनमें से कई पिचेस अहमदाबाद, पुणे और दिल्ली से ही थे। इनफैक्ट बेंगलुरु, जिसे इंडिया का सिलिकॉन वैली बुलाया जाता है, वहां से सिर्फ 12 से 13 पिचेस ही थे। हालांकि दिल्ली ने बेंगलुरु को नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में ओवरटेक कर लिया था। लेकिन इस सीजन में सिर्फ शहरों से ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग जगहों से एंटरप्रेन्योर्स को पिच करने का मौका मिला। जो एंटरप्रेन्योर भी आया है ना, वो सॉलिड आया है, क्योंकि लास्ट टाइम शायद शर्मा गए थे या बहुतों ने नहीं डाला कि पता नहीं क्या होगा, क्या है शार्क टैंक। इस बार ही सॉलिड स्टोरीज आई हैं, सॉलिड एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, पूरे इंडिया से आए हैं। फास्ट बीटल शार्क टैंक्स पर आने वाला पहला कश्मीरी स्टार्टअप था और उन्हें पीयूष और अमन से 90 लाख रुपए की फंडिंग भी मिली। इन स्टार्टअप्स का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि नॉन आईटी शहरों में टेक टीम्स बनाना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। अरुणाचल प्रदेश से भी एक नारा आबा करके वाइनरी ब्रांड आया था, जिन्हें भी डील मिली है। तो इंडिया के कोने कोने से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। सीजन 2 में 50 एपिसोड्स थे और कुल मिलाकर 165 पिचेस को एयर किया गया था। कंपैरिजन में सीजन 1 में 35 एपिसोड्स थे और 117 पिचेस को एयर किया गया। तो भले ही सीजन लंबा चला, लेकिन इसका मतलब ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को डील नहीं तो पर टीवी पर तो एटलीस्ट प्रमोशन तो हो ही गया ना, यही अच्छी बात है। इस सीजन में शार्क एक्सपीरियंस, बियॉन्ड द टैंक, स्विमिंग विद द शार्क जैसे और भी नए सेगमेंट्स ऐड किए गए थे। शार्क एक्सपीरियंस, ये सेगमेंट ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एंड में होता ही होता था और इसमें शार्क्स अपने तरीके से जनता के सवालों का जवाब देते हैं। इसमें मोस्टली बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के सवाल होते हैं, पर कभी कभार शार्क्स की केमिस्ट्री वगैरह के बारे में भी शार्क्स जवाब देते थे। बियॉन्ड द शार्क टैंक में सीजन 1 के कई स्टार्टअप्स और उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज के बारे में दिखाया गया। एक स्किपी पॉप्स था जिसे ऑल शार्क डील मिली थी। फिर सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज, इसक फ्रेग्रेंसेस, बियॉन्ड स्नैक्स, गेट अवे, जुगाड़ू कमलेश का, केजी अग्रोटेक और रेयर प्लैनेट, जो कि अपेरेंटली सीजन 1 की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। एक और सेगमेंट था स्विमिंग विद द शार्क, जिसमें ऑफ कैमरा शार्क्स की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स की एक झलक देखने को मिली। पिछले सीजन में एंटरप्रेन्योर्स को भी आइडिया नहीं था कि आखिर टैंक में जाने के बाद क्या होगा, कैसे सवाल होंगे, कैसे डील करना है। तभी कुछ एंटरप्रेन्योर्स मुंह उठाकर जो चाहे वैल्यूएशन मांग लेते थे। कोई तो बहुत ही बेकार प्रोडक्ट्स लेकर आए थे। पर सीजन 2 में एंटरप्रेन्योर्स अच्छी खासी तैयारी करके आए थे। उनको एक्सपीरियंस हो गया था कि किस तरह से डील करना है। अगर किसी को टेक्नोलॉजी का शार्क चाहिए होता था तो वो पीयूष की तरफ ही देखते थे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था कि एंटरप्रेन्योर्स स्मार्ट होने लगे। अब आ जाते हैं उन पॉइंट्स पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। शो के पोर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियस पॉइंट्स से शुरू करते हैं। सीजन 2 में The toxicity is out. अश्नीर भाई, कहाँ हैं आप? प्लीज वापस आ जाओ यार। सीरियसली दोस्तों, अश्नीर की कमी वाकई में महसूस हुई इस सीजन में और नमिता के मुताबिक वो जिस टॉक्सिटी की बात कर रही हैं, वो उस शो का मेन पिलर थे। इस सीजन में बहुत सारी चीजें मेकअप लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्टेड चल रहा है, बहुत सारा ड्रामा हो रहा था। इवन अमन, जो अश्नीर के बाद शायद सबसे जेन्युइन बंदे हैं, वो भी जबरदस्ती फनी होने की कोशिश कर रहे थे। मतलब अगर सच में झगड़ा हो भी गया है शार्क्स में, तो भी वो रियल नहीं लग रहा था, क्योंकि सबसे रियलिस्ट आदमी ही चला गया ना। और रियलिस्ट आदमी ने एक और रियल काम कर दिया। बदला लेने के लिए अश्नीर भाई ने अपना ही शार्क टैंक खोल लिया। वाह, चलिए जोक्स अपार्ट, अगर आपने मास्टर्स यूनियन के ये पिचेस भी चेकआउट किए हैं तो अश्नीर उसी अंदाज में दिखेंगे। इस सीजन में रणविजय की जगह राहुल दुआ ने ले ली है। यार बेचारे रणविजय को यहाँ से भी निकाल दिया गया। चलिए, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया फैसला था। राहुल दुआ के स्टैंड अप कॉमेडी को कौन नहीं जानता, और अगर आप उनके एक्ट्स देखोगे तो वो क्राउड वॉक के लिए जाने जाते हैं। पर शार्क टैंक में
रियली वो बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहे थे। और यही प्रॉब्लम होती है क्योंकि शो मेकर्स ने उनको होस्टिंग का फॉर्मेट दे दिया, लेकिन उससे बुरा उनको चेंज मेकर गेम सेगमेंट के लिए रखा गया था, जो प्रोबेबली ब्रांड ने बोला था। तो कुल मिलाकर राहुल दुआ जैसे जबरदस्त कॉमेडी टैलेंट का अच्छा खासा इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन वो यहाँ पे वेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उनको शार्क्स को रोस्ट करने भी दिया गया था, लेकिन ये सेगमेंट टीवी पर दिखाया नहीं गया और ये राहुल दुआ के ऑफिशियल चैनल और सोनी ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें राहुल अपने नेचुरल कॉमेडी एलिमेंट्स में थे, जो कि वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इसमें भी शार्क्स कुर्सी से उछल उछल के हंस रहे थे, एकदम ओवर लग रहा था वो, क्योंकि जोक्स इतना फनी थे ही नहीं। वो आंटी से याद आया, नमिता इज हियर। इनफैक्ट उस वीडियो में शार्क्स की हंसी ही फेक लग रही है। हालांकि राहुल दुआ का पूरा एक्ट फनी था, आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। वाकई में एक्ट फनी था, लेकिन बाकी आप देख सकते हैं। फिर आता है ओवर सैचुरेशन। सीजन 1 में शार्क्स ने शिकायत की थी कि दिन भर शूट चलता रहता है और उन्हें सेम कपड़े पहनने पड़ते थे ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में पार्ट्स को एडिट कर सकते थे। इनफैक्ट शार्क्स क्रिएटिव टीम को भी कपड़े बदलने के लिए बोलते थे। अब सीजन 1 में तो मेकर्स नहीं माने, लेकिन सीजन 2 में उन्होंने शार्क्स का हुलिया ही बदल दिया, लेकिन इतना बदल दिया कि शार्क्स इन्वेस्टर कम फैशन मॉडल ज्यादा लगने लगे। इसमें वैसे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है चलो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन शार्क्स के कपड़ों के साथ सीजन 2 के सेट का बैकग्राउंड डिजाइन इतना ब्राइट हो चुका था कि वो बिल्कुल अनरियल लग रहा था। सारे ब्राइट कलर्स को मिलाकर स्क्रीन पर ओवर सैचुरेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोवर्सीज पर। इस सीजन में हर तरह की कंट्रोवर्सी हुई। कभी शार्क्स की कंपनीज के लॉसेस को दिखाकर शार्क्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया गया। तो एक एपिसोड में नमिता अनुपम के साथ झगड़ा करने के बाद शो के बीच में से ही उठकर चली गई। पैराडाइज और रिकॉर्ड स्टार्टअप्स के पिच के दौरान भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिएगा, बड़ा मजेदार है। ये सीजन 2 का सबसे बुरा पॉइंट था। सीजन 1 में सब कुछ नया था, इसीलिए ना तो ऑडियंस तैयार थे और ना ही शार्क्स तैयार थे। किसी को नहीं पता था कि कैसे होने वाला है, कितना मजा आएगा, कितना नहीं आएगा। लेकिन एक सीजन के बाद सिर्फ कॉन्टेस्टेंट को ही नहीं बल्कि शार्क्स को भी अंदाजा तो लग ही गया था कि कैमरे के सामने कैसे रिएक्ट करना है, कौन सी बात ऑडियंस को पसंद आएगी, कॉमेडी कैसे करना है, तो वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जबकि सीजन 1 में शार्क्स को पता ही नहीं था कि ये सब कैसे होता है, इसीलिए वो रॉनेस और वो रियलनेस देखने को मिल रही थी। और अश्नीर की वजह से वो रॉनेस मेंटेन्ड हो जाती थी, जो कि रियल होके निकल के आती थी। तो मेरे को अपनी रॉनेस दिखती है वहां पे। हाँ राइट। हालांकि शार्क टैंक भी एक रियलिटी शो है, आई नो एंड ऑफ द डे उन्हें भी टीआरपी के लिए अप्रोच करना पड़ता है, उसी हिसाब से सोच रखनी पड़ती है, डायरेक्शन रखना पड़ता है। लेकिन जितने इन्फ्लुएंसर्स को शो पर प्रमोट किया जा रहा था, उससे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि अश्नीर की कमी ना महसूस हो, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। A2 मोटिवेशन के अरविंद सर हो या फिर एक्ट्रेस पारुल गुलाटी। हालांकि पारुल गुलाटी का पिच और बिजनेस दोनों ही बहुत बढ़िया थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर जुगाड़ू कमलेश जैसा किसी जरूरतमंद को शार्क टैंक का मंच मिलता तो वाकई में दिल से कहता हूं मजा आ जाता है ना। कॉमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम शार्क्स के क्वेश्चन पे। सीजन 1 में शार्क्स की केमिस्ट्री बहुत मस्त लग रही थी और शायद सीजन 2 में अश्नीर की वजह से ही पूरी केमिस्ट्री हिल गई थी। इनफैक्ट बेस ही हिल गया था। पिछले सीजन में अमन बहुत कॉम्पिटिटिव लग रहे थे। अश्नीर कभी कभी उन्हें चाबी भी भर देते थे, जैसे जब हमर का पिच आया था। नमिता और विनीता मोस्टली चीजें शांत करने के लिए करते थे और अनुपम और पीयूष भी काफी अग्रेसिव थे और इसीलिए शार्क्स की फाइट भी जेन्युइन लगती थी। लेकिन इस सीजन में वो इक्वेशन इतना ज्यादा देखने को ही नहीं मिला। अमन भी काफी शॉर्ट पड़ गए, जैसे रिकॉर्ड कॉस्मेटिक्स आया था, लेकिन क्योंकि वो विनीता के शुगर के कॉम्पिटिटर थे तो उन्होंने इन्वेस्ट करने से ही मना कर दिया, जो कि बाद में लोगों को काफी बुरा लगा। वो शार्क्स के हैसियत से अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें स्ट्रिक्टली बिजनेसमैन होना चाहिए, दोस्ती यारी वाला बिजनेसमैन नहीं। आखिरी पॉइंट है सीजन के आखिरी पिच के बारे में। इस सीजन में विनीता ने फिनाले वीक के आखिरी एपिसोड में शुगर कॉस्मेटिक को भी पिच किया था और सीजन 2 में विनीता और उनके पति और शुगर कॉस्मेटिक के को-फाउंडर कौशिक मुखर्जी ने साथ में पिच किया था। अब आपको याद होगा कि सीजन 1 में भी शार्क ने अपनी कंपनी पिच की थी। जी हाँ, पीयूष बंसल ने लेंस कार्ड को पिच किया था। तो दोस्तों, ये पॉप कल्चर पिचेस होते हैं, मतलब कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कंपनी को कुछ साल पीछे लेकर जाना जब वो बनी थी और फिर फंडिंग को इमेजिन करना। जैसे शुगर ने 2016-17 के सेल्स मार्जिन्स बताए थे, तो अगर शुगर उस तरह से और उन नंबर से शुगर इन्वेस्टर्स के सामने फंडिंग उठाने के लिए जाते तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता। जो कंपनीज बड़ी ब्रांड बनी हैं उनके द्वारा लोगों को एक काल्पनिक सिचुएशन दिखाना कि अगर वो सच में फंडिंग उठाने जाते तो शार्क्स कैसे डील करते। ये वाकई में अच्छा आइडिया है, पर फिर वो रिपीटेटिव लगता है क्योंकि सबको पता है ना कि वो कंपनीज क्या कर रही, कैसे किया है, सब कुछ पता है। और सीजन 1 में एक सरप्राइज फैक्टर भी था क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पीयूष लेंस कार्ड को पिच करेंगे। और पीयूष की खुद की जर्नी तो वाकई में इंस्पायरिंग है ही। इंडिया को दुनिया का ब्लाइंड कैपिटल बुलाया जाता है और पीयूष का मिशन ही है कि वो उन 8 मिलियन लोगों को ब्लाइंडनेस से बचाना चाहते हैं। तो देखिए, उनका तो बनता है, लेकिन शुगर का क्या है? शुगर को पिच करने की जरूरत ही नहीं थी, लोग उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
इस वीडियो में हमने सीजन 2 के अच्छे और बुरे दोनों साइड्स को कवर किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई बात जो आपको अच्छी या बुरी लगी हो। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।